एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपने मर्चेंडाइज की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने ये टी शर्ट्स बुक कराई, कुछ नए टी शर्ट पे हम काम कर रहे हैं इस तरह की, पैरा एसएफ वाले, स्पेशल फोर्सेस वाले। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो हमें व्हाट्सएप पे बताइए, हम इस पर अच्छे से काम करेंगे, उसका मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि आपको सस्ती टी शर्ट्स मिल पाएंगी। जल्दी बताइए, अपनी राय बताइए, डिजाइन पर अपनी राय बताइए और कैसी आप आगे भविष्य में टी शर्ट देखना चाहते हैं, हमें सारी चीजें व्हाट्सएप पे बताइए, हम सब करेंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा जो अपनी चार्जशीट दायर करी गई कुरूलकर के विरुद्ध, जो कि पहले डीआरडीओ के डायरेक्टर रहे हैं और अभी जासूसी के केस में फंसे हुए हैं, उनके द्वारा ब्रह्मोस की बहुत बड़ी डिटेल इन पाकिस्तानी जासूसों को दी जानी थी। असल में जिसको बेबी कहते थे, वो बेब कहते थे, जिससे बात कर रहे थे, उसको उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया था और अपनी सेखी बगाड़ते हुए व्हाट्सएप चैट में निकल कर आया है कि उन्होंने कहा, जब उस स्पाई ने, पाकिस्तानी जासूस ने उनसे पूछा कि क्या ब्रह्मोस भी तुम्हारा ही डिज़ाइन है, तो उसने कहा, इस डायरेक्टर ने कहा कि हाँ ये मेरा ही डिज़ाइन है और दुनिया में सबसे डेडली ये डिज़ाइन है हमारा और हमारा हथियार है और ये मेरा बनाया हुआ ही हथियार है। और तब उसने पूछा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। ये सब चीज़ वो जानता था कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से नहीं की जा सकती है, इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट मैं बना के रखूँगा, तुम जब आना तो उसको मैं तुमको दिखाऊंगा और इसकी सारी ट्रेस बना के मैं रखूंगा, जो भी जितने भी प्रकार के ब्रह्मोस और उसके वेरिएंट हैं उन सारी चीज़ों को मैं ट्रेस करके रखूंगा और तुमको दिखाऊंगा। कहा जा रहा था कि कुछ 180-160 पन्ने की पूरी रिपोर्ट थी, जो कि इस साइंटिस्ट ने तैयार करने का वादा किया था या जिक्र किया था उस पाकिस्तानी स्पाई से। तो सोचिए कितनी बड़ी जानकारी इस डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा उस पाकिस्तानी जासूस को दिया जाना था। हो सकता है इसके पीछे और भी कोई रीजन हो या और भी चीजें हों, ये चीज तो अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में ही निकलकर सामने आएगी। पाकिस्तान की बात ही चली है तो पाकिस्तान के द्वारा अब टर्की के साथ कान, जो उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, उसको ज्वाइन किया जा रहा है। एक MOU साइन किया गया, अभी कल परसों में ये MOU साइन किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है, जिसमें कि ये डिस्कस हुआ है, जिसमें कि ये साइनिंग हुई है कि टर्की के साथ पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कितना पैसा लगाएगा, किस तरह से काम करेगा, पर इसका जो MOU है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इसके कुछ पार्ट बनाए जाएंगे, पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा। पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा के द्वारा ये जो MOU साइन किया गया है उसमें ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे छोटे मोटे सामान हैं इस एयरक्राफ्ट के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे कि इस सामान को बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा और इस एयरक्राफ्ट को बनाने की गति है वो भी बढ़ जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये देखा था कि टर्की के साथ अजरबैजान आया था और उनके साथ MOU किया था, अब पाकिस्तान में भी कर लिया है। ये पहले से क्लियर था कि कुछ ऐसे देश जो कि भारत विरोधी हैं और टर्की के पक्ष में रहते हैं वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। टर्की ने इसको क्योंकि मुस्लिम एयरक्राफ्ट कहा था, मुस्लिम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा था, इसलिए उनका जो प्राइम टारगेट है वो मुस्लिम देश ही हैं। टर्की ने तो बांग्लादेश को भी इनवाइट किया हुआ है कि बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। देखते हैं कि कौन कौन से देश इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। उनका क्लेम तो ये है, टर्की का क्लेम ये है कि ये F-35 से बेहतर एयरक्राफ्ट होगा, पर मुझे नहीं लगता कि F-35 से बेहतर एयरक्राफ्ट ये बना सकते हैं। इंजन तो इसके पास है नहीं, कैसे बेहतर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, इंजन तो कहीं किराए से लेंगे। हम ऐसे तो बहुत से लोग कहेंगे कि टर्की तो ड्रोन में इतना आगे हो गया, अमेरिका को भी पिछाड़ दिया है, एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं पिछाड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि टर्की ने अमेरिका को पिछाड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं पिछाड़ा है, क्योंकि उनके ड्रोन्स सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी कंट्री को बेचे जा सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बिक रहे हैं। अमेरिका के बहुत से कायदे कानून हैं, वो उन्हीं देशों को बेचता है जो उन कायदे कानूनों को फॉलो करता है। बात करते हैं अपने 2 फ्रंट वॉर की, तो हमारे जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे नरवणे जी, उनके द्वारा एक स्पीच दी गई, एक सेमिनार को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2 फ्रंट वॉर के बारे में बहुत सी डीप जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी ऐसा देश जो कि 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा हो वो जीता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनका सीधे सीधे ये इशारा था कि कभी भी 2 फ्रंट वॉर अगर आप उस कंडीशन में फंस जाएं तो एक जगह एक फ्रंट को हमें शांत रखना पड़ेगा और दूसरे फ्रंट को हमें पूरी शिद्दत के साथ लड़ना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जब 1971 में हम पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे थे तो चीन को शांत रखा गया था और वहां पे उस फ्रंट को नहीं खुलने दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 2 फ्रंट वॉर के केस में अगर
थोप ही दिया जाए, हो ही जाए भारत के केस में, तो एक पहले फ्रंट पे हमें जहां पे सबसे बड़ा थ्रेट है वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, और जो दूसरा है कमजोर फ्रंट है वहां पे डिटरेंस रखना चाहिए, उनको रोके रखना चाहिए। तो इस तरह से टू फ्रंट वॉर लड़ी जा सकती है। पर उन्होंने ये भी कहा कि टू फ्रंट वॉर लड़ना आसान नहीं है, कोई भी देश नहीं जीता है। इसका मतलब यह है कि एक फ्रंट पे हम लोग डिप्लोमेटिकली शांत रखना पड़ेगा और दूसरे फ्रंट पे अपनी पूरी शक्ति से लड़ना पड़ेगा। यही कंडीशन पाकिस्तान और चीन के साथ भी होगी अगर भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़े। पर भारत के साथ तो किस्सा डिफरेंट है, भारत के साथ तो 2.5 फ्रंट है। इसका समाधान कैसे होगा? अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात चीन की आई है तो ब्रिक्स में और सदस्यों को लाने के लिए चीन बहुत प्रयास कर रहा है। इसमें सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। चीन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इन जो सदस्य देश होंगे जो बढ़ेंगे उसमें वो अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रभाव डालना चाहता है, साथ ही साथ उन देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, अपना जो कद है उसको उठाना चाहता है। भारत ने इसका विरोध किया था, हालांकि जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई थी उसमें ये निकल कर आया कि नए देशों को जोड़ा जा सकता है, पर अगर ये जो 5 सदस्य देश हैं ये अगर इनमें आपसी सहमति बने तो। भारत इस पक्ष में नहीं है। भारत इस पक्ष में है कि एक प्रोसेस होना चाहिए, कड़ा प्रोसेस होना चाहिए किसी भी देश को इस ग्रुप में लाने के लिए, नहीं तो ये ऐसे ओपन ग्रुप बन जाएगा। और कई बार तो ये भी कहा गया है कि चीन इस ग्रुप को यूरोपियन ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए भारत चीन का विरोध कर रहा है कि वो ऐसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता जो कि इस तरह के ग्रुपबाजी वाले और एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बनाए गए हों। तो भारत के साथ अब ब्राजील भी ज्वाइन कर रहा है और जोहान्सबर्ग में अगस्त में एक मीट होने वाली है जिसमें कि ये डिस्कस किया जाएगा, ये डिसीजन लिया जाएगा कि नए देशों को शामिल करना है कि नहीं। तो भारत और ब्राजील अब साथ हो गए हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसका एक कड़ा नियम होना चाहिए और तभी किसी को शामिल करना चाहिए। बात करते हैं पाकिस्तान और टर्की की फिर से। तो पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक समझौता हुआ है, फिर से वही समझौते जैसी चीज़ है, किसी क्लियर डिसीजन को नहीं फॉलो किया जा रहा है। समझौता ये हुआ है कि वॉरशिप बनाने के लिए और सबमरीन बनाने के लिए टर्की और पाकिस्तान की कराची पोर्ट, टर्की का पोर्ट और पाकिस्तान की कराची पोर्ट ये आपस में कोलैबोरेशन करेंगे और नए डिज़ाइन पर काम करेंगे। पाकिस्तान का तो कोई नया डिज़ाइन है नहीं, पाकिस्तान तो डिज़ाइन लेगा ही, पर पाकिस्तान उनको टर्की को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है जो कि टर्की को आवश्यक हो, जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन। और इसी के लालच में तो टर्की पाकिस्तान को हर प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहता है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहता है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसको प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।